बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने एमडी के स्टूडेंट्स के लिए 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे: फ्लूइड फ्लो, विस्कोसिटी एंड ड्रैग फोर्स एज वेल एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये 4 एस्पेक्ट्स मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज इस चैप्टर के एमडी के सिलेबस में जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन और ब्लड फ्लो मीटर, ये 3 टॉपिक्स रहते हैं। इनके एमसीक्यूज और पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो रिमेनिंग पोर्शन सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स में फॉर एमडी स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं, साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एक्चुअली द रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड एरिया ऑफ पाइप ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स। पहला कमेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इट इज द रिलेशन between speed of fluid and area of pipes during fluid flow। जब फ्लूइड का डिफरेंट पाइप से फ्लो हो रहा हो तो उन डिफरेंट पाइप्स में फ्लूइड का जो स्पीड है और एरिया ऑफ पाइप है उनके दरमियान जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या मतलब है इसका? फर्स्ट करो डियर स्टूडेंट्स, ये है पाइप नंबर 1, ये पाइप नंबर 1 और इसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं ये पाइप नंबर 2। तो मैंने 2 पाइप्स का एक सिस्टम ले लिया आपके लिए। मैं इस पाइप को पाइप नंबर 1 कह सकता हूं और इस पाइप को पाइप नंबर 2 कह सकता हूं। और फर्ज करो जनाब कि इस एक पाइप में एक तरफ से फ्लूइड आ रहा है और दूसरी तरफ ये फ्लूइड फ्लो करके जा रहा है। तो अगर मैं कहूं कि इस डायग्राम में क्या है तो आप कहें सर इसमें फ्लूइड का फ्लो है। इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन डिफरेंट पाइप्स। मुख्तलिफ पाइप्स हैं उनसे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। इस फ्लो के लिए पाइप नंबर 1 में फ्लूइड का जो स्पीड होगा दैट इज v1, जबकि पाइप नंबर 2 में फ्लूइड का जो स्पीड होगा दैट इज v2। यानी पाइप 1 में स्पीड v1, पाइप 2 में स्पीड v2। पाइप 1 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप 1 डिनोटेड बाय एरिया 1 और इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप 2 डिनोटेड बाय a2। तो डायग्राम में क्या है? आप कहें सर फ्लूइड का फ्लो है किधर? इन डिफरेंट पाइप्स। तो इन डिफरेंट पाइप्स में फ्लूइड के फ्लो के मुख्तलिफ स्पीड्स हैं और पाइप के मुख्तलिफ एरिया हैं। जो इक्वेशन इन टर्म्स को आपस में रिलेट करता है उस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो अगर आप देखिए जिसको आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कह रहे हो इसमें एरिया और स्पीड के सिवा कुछ नहीं। ये दोनों एरियाज हैं ऑफ पाइप 1 एंड पाइप 2 और ये दोनों फ्लूइड के स्पीड्स हैं इनसाइड पाइप 1 एंड पाइप 2। सो द इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन एरियाज एंड स्पीड्स ऑफ फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 ये है, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन आया कहां से है। इस इक्वेशन के क्या क्या रिजल्ट्स हैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, लेकिन ये इक्वेशन हमारे पास आया कहां से है तो याद रखना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मास 1 इज इक्वल टू मास 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाइप 1 में फ्लूइड का
जितना मास एंटर होता है, पाइप 1 में फ्लूइड का जितना मास एंटर होता है हम उसे M1 कहते हैं, उतना ही मास पाइप 2 से बाहर आएगा, उतना ही मास हमें पाइप 2 से बाहर मिलेगा, यानी M2 और M1 आपस में बराबर होंगे। The mass of fluid entering into pipe 1 या first pipe must be equal to the mass of fluid coming out of the last pipe of flow. फ्लो का जो आखिरी पाइप है और फ्लो का जो पहला पाइप है, तो जितना मास फ्लूइड का पाइप 1 में एंटर होता है उतना आखिरी पाइप से बाहर निकलेगा। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी स्टेटमेंट को कैलकुलेट करके डिराइव करके हमारे पास आखिर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आता है। इसीलिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बोलते हैं दैट द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स। अब पॉइंट नंबर 3 पे बात करूंगा। आई एम डिस्कसिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर यू इन डिफरेंट पाइप्स। मैं आपके लिए मुख्तलिफ पाइप्स में फ्लूइड के फ्लो के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के पॉइंट्स बता रहा हूं। फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पॉइंट नंबर 3, इस इक्वेशन से हमें यह मिला कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड इन ऑल पाइप्स रिमेन्स कांस्टेंट। सारे पाइप्स में फ्लो के दौरान प्रोडक्ट ऑफ एरिया और स्पीड कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है? तो बहुत सादा सिंपल मतलब है, आपने दो पाइप्स लिए तो आपने प्रूफ किया कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर फ्लो में तीसरा पाइप होगा तो दैट विल बी इक्वल टू A3 V3। अगर फ्लो में चौथा पाइप होगा, फोर्थ पाइप, तो A4 V4। फ्लो में पांचवा पाइप भी शामिल करूं तो इट विल बी A5 V5। यानी फ्लो के दौरान फ्लूइड फ्लो चाहे दो पाइप से हो, तीन पाइप से हो, 4 से हो, 5 से हो, लेकिन हर पाइप में एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड से जो भी आंसर आता है, पाइप 1 से, पाइप 2 से, पाइप 3 से, हर पाइप के लिए इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर हमेशा सेम आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा। सो दिस आइडिया इंप्लाइज कि एरिया ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ फ्लूइड इन दैट पाइप, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये पॉइंट नंबर 3 हुआ। पॉइंट नंबर 4, फ्लूइड डायनामिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आपके लिए मैं इसका पॉइंट नंबर 4 शेयर कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 फरमाता है कि द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ पाइप। अब ये रिजल्ट नंबर 4 जो है वो रिजल्ट नंबर 3 से आया है। देख लें, ये सामने रिलेशन है। अगर आप एरिया को राइट साइड पे ले जाओ तो 1 ओवर एरिया बन जाएगा और स्पीड और एरिया इनवर्स से रिलेट हो जाएंगे। मतलब ये है कि अगर फ्लो में एक बड़ा एरिया वाला पाइप शामिल हो, तो जब ये बड़े एरिया वाले पाइप से फ्लूइड पास होंगे तो इस बड़े पाइप में फ्लूइड का जो स्पीड होगा, चूंकि इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो इस पाइप में बहते हुए फ्लूइड का स्पीड क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर इसके साथ हम कनेक्ट करें, एक छोटा पाइप कनेक्ट करें और उस छोटे पाइप का हमने एरिया क्या कर दिया? एरिया हमने कम कर दिया, तो यहां से गुजरने वाला फ्लूइड स्लो होगा। लेकिन जैसे ही फ्लूइड पतले पाइप में एंटर होगा तो इस पतले पाइप के अंदर इस फ्लूइड का स्पीड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इट इज द फोर्थ रिजल्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्पीड ऑफ फ्लूइड इन एनी पाइप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाइप्स एरिया। आप ऐसा कह सकते हो कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब अगर हम एरिया की बात करें तो देखो, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है शाबाश? ये क्रॉस सेक्शनल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम एरिया की जगह आर इस्तेमाल करें, रेडियस यानी रेडियस ऑफ पाइप इस्तेमाल करें, तो रिजल्ट नंबर 5 में हम कहते हैं कि स्पीड की जगह स्पीड, इनवर्स की जगह इनवर्स, 1 की जगह 1, लेकिन एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये पाई तो कांस्टेंट है, इट मीन असल में ये रिलेशन जो है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ है। तो 5th नंबर पॉइंट में आप कह सकते हो
कि the speed of fluid is inversely proportional. The speed of fluid is inversely proportional to square of radius of pipe. ये पाइप के रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा पॉइंट नंबर 5 हुआ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम पॉइंट नंबर 6 पे बात करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या कहेगा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमारा पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 6 ये है कि द स्पीड ऑफ फ्लूइड का जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ रेडियस के बजाय डायमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ पाइप के स्क्वायर के साथ भी स्पीड ऑफ फ्लूइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या मतलब हुआ? तो आपने पढ़ा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप लिख सकते हो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो स्क्वायर ऑफ रेडियस। लेकिन आप कह सकते हो कि 1/पाई अपनी जगह पर और रेडियस होता है d/2, लेकिन ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा। तो इट मीन यहां पर आ जाएगा पाई/4 और d का स्क्वायर d² बन जाएगा। लेकिन पाई/4 तो कांस्टेंट है। इट मीन द रिलेशन इज बिटवीन स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो स्क्वायर ऑफ डायमीटर के साथ पाइप के डायमीटर के स्क्वायर के साथ स्पीड ऑफ फ्लूइड का इनवर्स रिलेशन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आखिरी पॉइंट, ये सारे स्टेप वाइज पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह इन 6 पॉइंट से ही आप देखोगे क्या आ जाएगा। हमारा लास्ट पॉइंट 6 है या 7 पॉइंट है, दोनों, लेकिन लास्ट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताता है कि द रेट ऑफ flow of fluid in all pipes will remains constant. The rate of flow of fluid in all pipes remains constant. अब rate of flow of fluid, flow इसका मतलब क्या है? The rate of flow of fluid का मतलब क्या है? याद रखो, इसका मतलब है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, यानी कितने टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास हुआ, तो ये कांस्टेंट होगा। पहली बात मतलब, फिर दूसरी बात प्रूफ। मतलब ये है कि अगर ये फ्लो में है पाइप नंबर 1 और आपने देखा कि इससे फ्लूइड निकला और फर्ज करो 2 सेकेंड में 20 मीटर क्यूब का फ्लूइड इस पाइप 1 से निकला, तो अगर आप इसके फ्लो में इन्वॉल्व दूसरे पाइप का डेटा कलेक्ट करो, तो अगर इस पाइप 1 से 2 सेकेंड में 20 मीटर क्यूब निकला है, मीटर क्यूब है, वॉल्यूम है, तो यकीन करें उसी फ्लो में इस पाइप से भी अगर आप नोट करोगे तो 2 सेकेंड में 20 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ वाटर या फ्लूइड निकला होगा। अगर आप इसको एक और पाइप से कनेक्ट करो, पाइप नंबर 2 के बाद पाइप नंबर 3, सो डियर स्टूडेंट्स यकीन करें कि अगर हम इसका डेटा निकालें फ्लो से, तो यहां से भी 2 सेकेंड में हमें 20 मीटर क्यूब का ही फ्लूइड बाहर निकलता हुआ मिलेगा। मतलब ये है कि फ्लूइड के फ्लो में पाइप बदलते रहते हैं, लेकिन हर पाइप से इक्वल टाइम में इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास होता है। इसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मीन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि पाइप से पास हो गया डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब ये तो मतलब हुआ। आप कहें सर इसका प्रूफ क्या है, तो साथ में मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। जैसा कि आपने पहले रिजल्ट में कहा कि एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो आपने भी पढ़ा, आपने भी सीखा। तो लास्ट रिजल्ट वॉल्यूम बाय टाइम, यानी फ्लूइड के फ्लो में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो पाइप से पास हो जाता है डिवाइड बाय टाइम, इस रेशो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसे रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं। अब एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट की जगह क्या होगा? कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट होगा। फर्दर मोर आप साथ में मीटर क्यूब इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकेंड, एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट मीटर क्यूब रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और सेकेंड रिप्रेजेंट्स द टाइम ऑफ फ्लूइड।
तो वॉल्यूम बाय टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो। इसलिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो द रेट ऑफ फ्लो विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उम्मीद करता हूं आपको इसके सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आप यकीन करें इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से वाबस्ता होगा। मैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपके नाम करता हूं और इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। अगर मैं कहूं दैट ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो in two different pipes, during fluid flow in two different pipes, if the ratio of diameters is 4:3, then the ratio of speeds, उन पाइप से फ्लूइड के स्पीड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? दैट इज 4:3 ही होगा। ऑप्शन बी 3:4 होगा। ऑप्शन सी डियर स्टूडेंट्स इट विल बी 9:16 होगा। और ऑप्शन डी इट विल बी √3:2 होगा। और एहतियातन नॉन ले रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी सॉल्व करूंगा तब आपको पता चलेगा कि क्या है माजरा है। ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन टू डिफरेंट पाइप्स, if the ratio of diameters of pipes is 4:3, then the ratio of speeds। पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं। फर्ज करो हमारे पास दो पाइप्स हैं, ये फ्लूइड के फ्लो के लिए हमने दो पाइप्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है। इस पाइप का जो डायमीटर है वो D1 है और इस पाइप का जो डायमीटर है वो D2 है। अगर दोनों डायमीटर्स का जो रेशियो है वो 4/3 बनता है, तो बताओ जब इनसे फ्लूइड पास होगा तो इस पाइप में स्पीड ऑफ फ्लूइड, पाइप में V1 और इसमें V2, तो आप बताएं V1/V2 किसके बराबर होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप रिलेशन यूज करोगे। सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह से है कि हम जानते हैं द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन पाइप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। अब जब इनवर्स रिलेशन है तो रेशियो में आपको उल्टा लेना पड़ेगा, तो V1/V2। अगर V1 है और नीचे V2 है तो डायमीटर के साथ इनवर्स, तो ऊपर D2 होना चाहिए, V2 नीचे तो D2 ऊपर, V1 ऊपर तो D1 नीचे। बट रिलेशन में स्क्वायर भी है तो आपने इस पर स्क्वायर तो प्लग रखना होगा। अब स्क्वायर के मुताबिक D2 और D1, गौर से देखिए प्लीज, ऊपर D2 है नीचे D1 है, मैं दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर सकता हूं ऊपर, तो ये इधर आ जाएगा D2/D1। अगर इन्होंने दिया है कि D1/D2 इज 4/3, तो अगर आप इसको उल्टा करो तो D2/D1 विल बी 3/4। इट मीन D2/D1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 3/4। सो V1/V2 इज इक्वल टू 3/4 और ऊपर स्क्वायर, एंड 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए हो। अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं। द सेकंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वाबस्ता हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स, जब फ्लूइड मुख्तलिफ पाइप से फ्लो कर रहा है, द एरिया ऑफ वन पाइप, if the area of one pipe is 10 centimeter square with fluid speed is 20 centimeter per second, what is the flow rate? बताएं कि फ्लो रेट की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन ए डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी, द फ्लो रेट विल बी 2
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप चेक करें, जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बताया, द लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, उसका क्वेश्चन है। सोल्यूशन का तरीकाकार ये होगा कि आप कहोगे कि एज वी नाउ दैट द रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड से ही मैंने लास्ट पॉइंट चेक करें, रिवाइंड करें, आप चेक करें लास्ट पॉइंट जो था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, मैंने प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड को ही साबित किया था कि यही रेट ऑफ फ्लो का दूसरा नाम है। तो रेट ऑफ फ्लो हमसे मांग रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू, बट एरिया ऑफ पाइप हमें मिला है, एरिया ऑफ पाइप इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ फ्लो इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 is 200 और सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकेंड। Hence the correct option of the given question is 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वाबस्ता हमारा थर्ड क्वेश्चन। और आपके लिए मेरा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैं आपसे कहूं that equation of continuity is the modified form of law of conservation of equation of continuity is the modified form of law of conservation of energy, modified form of law of conservation of momentum, the modified form of law of conservation of mass, are all of these. So keep it in your mind, the proof of equation of continuity में law of conservation of energy को 1% भी इस्तेमाल नहीं किया और इसमें कोई भी दूसरा लॉ इस्तेमाल नहीं हुआ सिवाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। यहाँ पॉइंट 2 में मैंने आपको बता दिया था। अभी मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, अगर मैं कहूं द स्पीड्स ऑफ ए फ्लूइड इन 2 different pipes are such that, 2 डिफरेंट पाइप्स में फ्लूइड का जो स्पीड है उसका रिलेशन ये है कि V1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V2। तो आप बताइए जनाब कौन सा ऑप्शन ठीक है, A, B, C और D, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो आपके लिए मेरा पहला ऑप्शन है that area 1 of pipe 1 will be equal to 3 times of area 2, या radius of pipe 2 is 3 times radius of pipe 1, या diameter of pipe 2 is 3 times diameter of pipe 1। ओके, और या मैं लिख लूं आपके लिए कि एरिया 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एरिया 1। अब इनमें सोच समझकर ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन ये है कि V1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स V2। तो गौर से देखें, V1 की जगह A1, इक्वल की जगह इक्वल, 3 की जगह 3, V2 की जगह A2। तो जैसे स्पीड वैसे एरियाज, ये तो तब होते जब दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता, लेकिन स्पीड आप जानते हो कि स्पीड का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं बल्कि इनवर्स रिलेशन है। अगर इनवर्स रिलेशन है तो इसके उल्टा आना चाहिए, यानी जहां V1 है वहां A2 होना चाहिए और जहां V2 है वहां A1 होना चाहिए, इनवर्स है। तो इट मीन ये तो गलत है, ये तो डायरेक्ट रिलेशन का होगा। अब ये क्यों गलत है? देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये तो इनवर्स ओबे कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि V इनवर्स है R के साथ। इनवर्स मीन जहां ये 1 होगा वहां ये 2 होगा,
जहां ये 2 है वहां ये 1 होगा, लेकिन आर के साथ नहीं, आर के स्क्वायर के साथ है, और स्क्वायर मीन के जो नंबर आएगा इसका स्क्वायर लिया जाएगा। तो ये तो जो नंबर इधर है वही नंबर इधर है, स्क्वायर नहीं लिया गया, इट मीन ये ऑप्शन भी गलत है। द सेम केस इज d2 is equal to d1, 3 टाइम d1, v is inversely proportional to diameter। अब अगर इनवर्स रिलेशन को देखो तो जहां 1 है वहां इसका 2 होना चाहिए, जहां स्पीड में 2 है वहां डायमीटर में 1 होना चाहिए, इनवर्स है। लेकिन ये नंबर 3 और 3 सेम है, हालांकि रिलेशन में डायमीटर के ऊपर स्क्वायर है, और स्क्वायर की वजह से ये नंबर जो है ये सेम नहीं रहेगा, लिहाजा ये भी गलत है। अब ऑप्शन डी क्यों ठीक है? तो लॉजिक ये है कि बाकी ऊपर वाले सारे तीनों गलत है तो इसको ठीक होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, v का एरिया के साथ इनवर्स है, तो जहां v1 वहां a2, जहां v2 वहां a1, बाकी स्क्वायर नहीं है रिलेशन में, तो जो नंबर इधर होगा वही नंबर इधर भी होगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इस तरह के और भी बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी के, बट दिस सैंपल एमसीक्यूज विल हेल्प यू टू डील all the other practice MCQs in various books and past papers इंशाल्लाह। किसी को कोई भी फ्लूइड डायनामिक्स का MCQ, कोई भी MCQ परेशान करे, जिस बुक का भी हो, उसको कमेंट में लिख के, लेकिन MCQ पूरा लिख के काइंडली, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ 2 minutes ऑन दैट, और मैं आपका वो MCQ वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आपके लिए अपलोड करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मैं सर्कल कर सकता हूं। अब मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की धज्जियां उड़ा दी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा साथ दे रहे हैं तो बर्नौलीज इक्वेशन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए जनाब, बर्नौलीज इक्वेशन के सारे मेन पॉइंट्स आपके नाम करता हूं। हमारा पहला पॉइंट है बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में कि व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो जनाब मेरा पहला कमेंट होगा कि बर्नौलीज इक्वेशन हकीकत में क्या है। इट इज द रिलेशन, जिस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक रिलेशन है, तो बर्नौलीज इक्वेशन भी एक रिलेशन है। इट इज द रिलेशन ऑफ 3 पैरामीटर्स, हाइट ऑफ पाइप, स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड प्रेशर इन पाइप। हाइट, स्पीड एंड प्रेशर फॉर फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स, फॉर फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स। मतलब ये है कि जब फ्लूइड मुख्तलिफ पाइप से पास हो रहा हो, तो उन पाइप्स का हाइट, उन पाइप के अंदर प्रेशर और स्पीड ऑफ फ्लूइड के दरमियान, इन 3 वेरिएबल्स के दरमियान जो इक्वेशन बनता है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या है आपको समझाऊंगा। फर्ज करो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस या रेफरेंस सरफेस है, और फर्ज करो यहां है हमारे पास एक पाइप कनेक्टेड विद सम अदर पाइप, अनदर पाइप। तो मैंने आपके समझाने के लिए 2 डिफरेंट पाइप्स ले लिए, और मैं लिख रहा हूं कि लेट मी कंसीडर इट इज द पाइप नंबर 1 एंड इट इज द पाइप नंबर 2। पाइप 1 और पाइप नंबर 2। पाइप 1 में फ्लूइड एक तरफ से आ रहा है, और ये फ्लूइड पाइप 2 से होता हुआ इन दोनों पाइप्स में फ्लो करता हुआ निकल जाता है। तो कंसीडर कर रहा हूं कि एक पाइप में फ्लूइड इस पाइप में एंटर हो रहा है, और इस पाइप से ये फ्लूइड बाहर जा रहा है। तो डायग्राम में क्या है, आप कहें सर इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन डिफरेंट पाइप्स, इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन डिफरेंट पाइप्स। अब यहां 3 मेन पैरामीटर्स दे रहा हूं। इस पाइप 1 का जो सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस या रेफरेंस सरफेस से हाइट है, दैट हाइट इज डिनोटेड बाय h1, और पाइप 2 का जो सरफेस, रेफरेंस सरफेस से हाइट है, दैट इज डिनोटेड बाय h2। पाइप 1 में जो फ्लूइड का स्पीड है, तो इस स्पीड को मैं कह देता हूं स्पीड v1। पाइप 2 में जो स्पीड है, लेट मी से इट इज v2। इसी तरह पाइप 1 से वाबस्ता फ्लूइड पर जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज p1, और पाइप 2 से वाबस्ता जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज p2। तो पाइप 1 और पाइप 2 में डिफरेंट प्रेशर। अब देखो, पाइप 1 से रिलेटेड प्रेशर p1, पाइप 2 से रिलेटेड प्रेशर p2, हाइट h1, h2, v1 एंड v2। इन तीनों के दरमियान बर्नौलीज ने जो इक्वेशन डिराइव किया, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि p1 पाइप 1 में प्रेशर प्लस रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड,
फ्लूइड की डेंसिटी है, g इज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और h1 इज हाइट ऑफ पाइप 1 प्लस हाफ, और रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और v1 स्क्वायर। तो आप देख लें ये सब कुछ पाइप 1 से वाबस्ता है। प्रेशर इन पाइप 1, हाइट ऑफ पाइप 1, स्पीड ऑफ पाइप 1, इन तीनों के अलावा बाकी डेंसिटी और जी है वो तो कांस्टेंट है, 1/2 तो नंबर है। इट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर इन पाइप 2 प्लस डेंसिटी जी इंटू हाइट ऑफ पाइप 2 प्लस हाफ रो यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू स्पीड इन पाइप 2 का स्क्वायर, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू सिमिलरली फॉर ऑल द रिमेनिंग पाइप्स। वो सारे पाइप्स जो फ्लो में शामिल हैं उन सब के लिए ये टर्म सेम आएगा, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। तो अगर आप देखें बर्नौलीज इक्वेशन में बाकी चीजें नंबर हैं या कांस्टेंट है, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, 1/2 नंबर है, वेरिएबल इनमें तीनों है, यानी एक इसमें प्रेशर मौजूद है, एक इसमें पाइप्स के हाइट के इंफॉर्मेशन है, और एक उन पाइप में बहते हुए फ्लूइड का स्पीड है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जिसे दुनिया बर्नौलीज इक्वेशन बोलती है वो दरअसल इन तीन वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन है। अब बर्नौलीज इक्वेशन तो आपने देखा, इसके कंक्लूजन्स वगैरह मजीद पॉइंट क्या है, तो मैं आपके लिए पॉइंट 2 लिख दूं। ये इक्वेशन कहां से आया माय डियर स्टूडेंट? ये इक्वेशन आया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया गया है, तो इससे बर्नौलीज इक्वेशन प्रूफ हुआ है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या अप्लाई हुआ है? ये अप्लाई हुआ है कि द वर्क डन, याद रखना फ्लूइड डायनामिक्स में वर्क को डेल्टा डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, ये डेल्टा चेंज नहीं है, ये सैंपल का काम करता है वर्क के साथ। तो द वर्क डन इन फ्लूइड डायनामिक्स is the change in kinetic energy of fluid flow plus the change in potential energy। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स यूज किया गया है, इसमें वैल्यूज पुट करके ये इक्वेशन प्रूफ हुआ है, एंड इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इससे ये प्रूफ हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स। यहां तक तो बातें आप सीख चुके हो। अब बर्नौलीज इक्वेशन के कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको समझाना चाहता हूं, और वो पॉइंट्स क्या हैं तो मैं एक एक करके लिखूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लिखे हैं। हमारा बर्नौलीज इक्वेशन से वाबस्ता पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 है, याद रखना ये फ्लूइड इधर से इस तरफ मोशन कर रहा है। ध्यान दे, गौर करें, एक पल के लिए सोचें कि अगर यहां मैं प्रेशर 10 कर दूं और इधर से भी प्रेशर 10 कर दूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स इस पाइप के इस तरफ से और इस पाइप के इस तरफ से अगर इक्वल प्रेशर लगा रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कि फिर ये फ्लूइड अंदर स्क्वीज हो जाएगा, और ना ये इस तरफ मोशन करेगा और ना ये इस तरफ मोशन करेगा। ये जरूरी है फ्लूइड के लिए, बर्नौलीज इक्वेशन के वेरिफिकेशन से क्लियर है। ये जरूरी है कि जहां, गौर करें, जहां से फ्लूइड ने जाना है वहां प्रेशर क्या हो जाए, ज्यादा, और जिस तरफ फ्लूइड ने, जहां फ्लूइड ने आना है उस तरफ का प्रेशर कम होना चाहिए। अगर मैं एंट्रेंस का प्रेशर ज्यादा कर दूं और एग्जिट पे प्रेशर कम कर दूं, तभी फ्लूइड इस पाइप से उस पाइप में फ्लो करता रहेगा, वरना नहीं करेगा। सो रिजल्ट नंबर 3 क्या लिखना चाहता हूं? मैं लिखना चाहता हूं कि फ्लूइड फ्लो विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड। फ्लूइड का जो फ्लो है ये हमेशा होगा फ्रॉम, कहां से कहां तक? इट विल बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फ्लूइड का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। फ्लूइड फ्लो मस्ट बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर इस तरफ का प्रेशर कम हुआ, इधर का ज्यादा, तो फ्लूइड इस तरफ आएगा,
और अगर इधर का प्रेशर ज्यादा उस तरफ कम तो फ्लूइड उस तरफ जाएगा। द फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, फ्लूइड में जो वर्क होता है याद रखना, द वर्क डन इन फ्लूइड, यानी फ्लो के दरमियान फ्लूइड पर जो वर्क किया जाता है, that work is always equal to volume into change in pressure, where ये डेल्टा P क्या है, it is the difference between pressures of entrance, इसे लिखते हैं entrance and exit। ये एंट्रेंस प्रेशर है, फर्ज करो ये 100 है और एग्जिट प्रेशर 80 है, तो ये डिफरेंस क्या है 20, तो यहां पर आप 20 पुट करोगे। बाकी ये V क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन फ्लो, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये उसका वॉल्यूम है। 50 लीटर का फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो 50 लीटर, 100 मीटर क्यूब का फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो 100 मीटर क्यूब, तो ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन डेल्टा P जितना ज्यादा होगा, यानी इन दो एंट्रेंस और एग्जिट में प्रेशर में जितना ज्यादा फर्क होगा उतना फ्लूइड के फ्लो में वर्क ज्यादा होगा, और जितना इन डिफरेंस को कम करोगे उतना फ्लूइड पर होने वाला वर्क फ्लो का कम होगा। हत्ता के अगर ये डिफरेंस 0 हो गया, यानी P1 और P2 बराबर हो गए, तो जैसे ही डेल्टा P 0 तो फ्लूइड रुक जाएगा, और रुकने का मतलब है कि इस पर अब कोई वर्क नहीं हो रहा, तो वर्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फ्लूइड डायनामिक्स में वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट एंट्रेंस एंड एग्जिट। एग्जिट और एंट्रेंस पे जो प्रेशर है उनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये था पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, आई एम शेयरिंग द पॉइंट्स ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, और बर्नौलीज इक्वेशन का ये जो पॉइंट है आपके लिए, ये पॉइंट है जनाब पॉइंट नंबर 5। फॉर ऑल पाइप्स इन्वॉल्व्ड इन फ्लो, फ्लूइड के फ्लो में जितने भी पाइप्स इन्वॉल्व हैं सबके लिए प्रेशर प्लस रो जी हाइट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सबके लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यानी प्रेशर अगर पाइप 1 के लिए तो 1 1 1, हाइट स्पीड और P सब के साथ 1। अगर पाइप 2 के लिए ले रहे हो तो P2 H2 V2, पाइप 3 के लिए ले रहे हो तो P3 H3 V3, पाइप नंबर 10 के लिए ले रहे हो तो P10 H10 V10। लेकिन जिस पाइप के लिए भी इन तीनों का डेटा पुट करोगे जवाब सब के लिए सेम आएगा। इट इज द 5th रिजल्ट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। The 6th result of Bernoulli's equation is during flow, फ्लो के दरमियान जो मिड में पाइप्स होते हैं, यानी सेकेंड पाइप, थर्ड पाइप, फोर्थ पाइप, फिफ्थ पाइप, सिक्स्थ पाइप, लास्ट पाइप के एग्जिट और फर्स्ट पाइप के एंट्रेंस के अलावा दरमियान में जितने भी पाइप्स हैं उन सब के लिए फ्लूइड का जो स्पीड है और फ्लूइड का जो प्रेशर है वो आप इसमें इनवर्स रिलेशन होंगे। क्या कह रहा हूं, फर्ज करो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स हैं, इस पॉइंट को समझे, यहां एक्सप्लेन कर लेता हूं। फर्ज करो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स है, पाइप 1 2 3 4, बस इमेजिन करें ऐसा है। तो यहां तो एक एंट्रेंस है, यहां से फ्लूइड एंटर हो रहा है तो इट इज एंट्रेंस, इसकी बात नहीं कर रहा। यहां तो फ्लूइड का एग्जिट है, यहां पर भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन दरमियान में फ्लूइड के मॉलिक्यूल जब इन पाइप से गुजरते हैं तो इन पाइप के किनारों से टच होते हैं, रगड़ रगड़ के गुजरते हैं। तो याद रखना अगर इनका ये स्पीड गुजरने का स्पीड कम होगा कहीं पर भी, पाइप 2 3 4 जो भी हो, एंट्रेंस के बाद और एग्जिट से पहले की कहानी है, तो मॉलिक्यूल का स्पीड अगर कम होगा तो इन मॉलिक्यूल को पाइप के किनारों पर फोर्स लगाने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। जब स्लोली स्लोली जाएंगे तो पाइप के किनारों पर प्रेशर या फोर्स लगाने का अच्छा खासा मौका मिलेगा, जिसकी वजह से यहां प्रेशर क्या होगा ज्यादा। लेकिन अगर फ्लूइड के मॉलिक्यूल का गुजरना फास्ट हो तो जब ये तेजी से आगे गुजरेंगे तो साइड पर इनको प्रेशर डेवलप करने का मौका नहीं मिलेगा,
और प्रेशर ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड यहाँ कम होगा। तो जब मुख्तलिफ पाइप से फ्लूइड गुजर रहा है, कीप इन योर माइंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, उसका ऑलरेडी यहाँ पर वर्क में मैं बात कर चुका हूँ। ड्यूरिंग द फ्लो इनसाइड पाइप, पाइप के अंदर की कहानी बता रहा हूँ, किसी भी पाइप 1 2 3 4 जो भी हो, लेकिन पाइप के अंदर जब मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड का स्पीड ज्यादा होगा तो किनारों पर उनको प्रेशर लगाने का मौका कम मिलेगा, लिहाजा स्पीड ज्यादा इन फ्लो, प्रेशर ऑन द पाइप साइड्स विल बी कम लेस, और अगर स्पीड कम होगा तो प्रेशर ऑन द पाइप साइड विल बी ग्रेटर। अच्छा जनाब, ये हुआ बर्नौलीज इक्वेशन का पॉइंट नंबर लास्ट। हमने बर्नौलीज इक्वेशन के पॉइंट्स सीखे, डिफरेंट पॉइंट्स आपने पढ़े। अब बर्नौलीज इक्वेशन से वाबस्ता कुछ क्वेश्चंस आपसे कर रहा हूं। तो बर्नौलीज इक्वेशन का आई डोंट नो ये वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, जो भी है, बस मैं इत्तेफाकन 6 ले लेता हूं। मुझे लगता है मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे 5 क्वेश्चन किए, जो भी हो, बस एक नंबर आगे पीछे हो तो आप कौन सा मुझे सजा देंगे, माफ कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू बर्नौलीज इक्वेशन। अगर मैं कहूं बर्नौलीज इक्वेशन is the modified form of law of conservation of option A momentum, option B it is the modified form of mass, it is the modified form of law of conservation of energy, or it is the modified form of law of conservation of चार्ज। आपको पहले बताया जनाब कि बर्नौलीज इक्वेशन का प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हुआ है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हुआ है। द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द वीडियो एंड सेकंड क्वेश्चन अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स है, क्या है, मैं इसके साथ एक और पाइप कनेक्ट कर रहा हूं, एक और भी पाइप कनेक्ट कर लेता हूं, ये पाइप नंबर 3, ये पाइप नंबर 1, ये पाइप नंबर 2, ये पाइप नंबर 3, एंड लेट मी से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पाइप्स जिसमें फ्लूइड के मॉलिक्यूल एक तरफ से आकर फ्लो के दौरान आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, गौर से देखें, यहां पर प्रेशर लग रहा है P1 और यहां पर प्रेशर लग रहा है P2, ये प्रेशर P1 फ्लो डेवलप कर रहा है, ये प्रेशर P2 फ्लो को अपोज कर रहा है, और इस पाइप में प्रेशर लग रहा है P2। गौर से देखिएगा प्लीज, वी हैव P1 P2 एंड P1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सुने, द वर्क डन इन दिस फ्लो is directly proportional. The work done in this flow is directly proportional to option A P1 minus P2, ये पाइप 3 है तो ये P3 है, प्लीज ठीक कर दें। It is P2 minus P3, ऑप्शन C P1 minus P3 और ऑप्शन D none of these। तो आई होप आप वर्क का पॉइंट समझ चुके थे। मैंने कहा था कि वर्क में जो फार्मूला है वो है वॉल्यूम इंटू डेल्टा पी, लेकिन इसके साथ मैंने क्या लिखा था, दैट इट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द एग्जिट एंड एंट्रेंस एंड एग्जिट। तो एंट्रेंस का प्रेशर P1 है और एग्जिट का प्रेशर P3 है, जबकि फुल वर्क डन का P2 से कोई ताल्लुक नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, द एक्चुअल डिफरेंस हेयर विल बी P1 एंट्रेंस और P3 एग्जिट। सो इस डिफरेंस के साथ वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे यहाँ प्रेशर कम हो ज्यादा हो इस पे डिपेंड नहीं करता, जितना स्टार्टिंग और एंड के प्रेशर में फर्क होगा उतना फ्लूइड फ्लो स्टार्ट करेगा, उतना ही वर्क डन होगा। फर्दर मोर स्टूडेंट्स, हम वर्क के लिए एक और क्वेश्चन करने वाले हैं और वो आपके लिए है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इज
अगर मैं कहूं that if 100 meter cube of a fluid passes through two different pipes with the pressures is 20 Newton per meter square and 15 Newton per meter square respectively, then work done ड्यूरिंग फ्लो के दौरान जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 0 जॉल्स और ऑप्शन बी 300 जॉल्स और ऑप्शन सी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आएगा 0 जॉल या 300 जॉल या 500 जॉल्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मैंने कोशिश की ऑप्शन एडजस्ट कर सकूं लेकिन खैर आपको तो मैकेनिज्म मैंने समझा रहा है। मुझसे कहे सर वर्क ऑफ फ्लूइड फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर। वॉल्यूम इज 100 एंड प्रेशर डिफरेंस इज P1 माइनस P2। तो 100 की जगह 100 P1 आपको मिला है 20 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस P2 आपको मिला है 15। तो 100 अपनी जगह पर और 20 माइनस 15 इज 5। द आंसर इज 500 जॉल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स, फ्लूइड का फ्लो मुख्तलिफ पाइप्स में हो रहा है। इफ वर्क डन इज 200 जॉल्स, अगर इस फ्लो में टोटल 200 का जॉल का वर्क हुआ है with the increase in kinetic energy is 150 joules, what will be the change in potential energy during flow? इस फ्लो में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया होगा वो कितना आया होगा? तो ऑप्शन ए 200 जॉल्स, ऑप्शन बी 350 जॉल्स, 50 जॉल्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो डियर स्टूडेंट्स फोकस करें। फ्लूइड फ्लो पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है वर्क इज चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। अब ये फरमा रहे हैं कि वर्क हुआ है 200, काइनेटिक में चेंज आया है 150 और चेंज इन पोटेंशियल हमसे मांग रहे हैं कि इस तरफ शिफ्ट करें। तो 200 माइनस 150 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिहाजा द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी will be 50 joules and correct option is option C। डियर स्टूडेंट्स ये हो गए बर्नौलीज इक्वेशन के पॉइंट्स और बर्नौलीज इक्वेशन के कुछ सैंपल क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं और सिलेबस ऑफ एमडीकेट कमिंग एमडीकेट 2025 के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस सामने आया है उस सिलेबस में फ्लूइड डायनामिक्स के सारे टॉपिक जो मेंशन थे मैंने डिस्कस किए अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। सिर्फ आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है ब्लड फ्लो मीटर। इस पे 2-3 बातें आपको बताता हूं, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। ब्लड फ्लो मीटर चीज क्या है? तो पहला कमेंट करूंगा कि ये एक डिवाइस है, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर ओवर ब्लड प्रेशर। जिस डिवाइस से हम अपने ब्लड का प्रेशर मालूम करते हैं दैट डिवाइस इज कॉल्ड ब्लड फ्लो मीटर। इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ये बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन है बिकॉज ये बर्नौलीज इक्वेशन के इस उसूल पे काम करता है कि अगर ब्लड के फ्लो का स्पीड
ज्यादा होगा तो वो प्रेशर कम लगाएगा, और अगर ब्लड के फ्लो का स्पीड कम होगा तो हमारे वेन के रगों के किनारों पर प्रेशर फिर ज्यादा लगाएगा। ये इस उसूल पे काम करता है। यहाँ ब्लड फ्लो मीटर में डियर स्टूडेंट्स हम टू वैल्यूज ऑफ ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं, टू वैल्यूज ऑफ बीपी रिकॉर्ड होती है। एक होता है लो बीपी और एक होता है हाई बीपी। तो लो बीपी और हाई बीपी जब रिकॉर्ड होते हैं तो ये दो अलग फ्लो के लिए होते हैं। लो बीपी रिकॉर्ड होता है ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब ब्लड रगों में, हमारा खून रगों में स्ट्रीमलाइन फ्लो करे, उस टाइम जो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं दैट इज लो वैल्यू ऑफ बीपी। और जो हाई बीपी ऑफ ब्लड प्रेशर है दैट इज ड्यूरिंग टर्बुलेंट फ्लो रिकॉर्ड करते हैं। बायोलॉजिकल नाम भी है इसको, सिस्टोलिक भी बोलते हैं और एक डायस्टोलिक भी बोलते हैं। इनमें से एक सिस्टोलिक है, एक डायस्टोलिक है। लेकिन लो वैल्यू फॉर नॉर्मल पर्सन इज राउंड अबाउट 80 एंड हाई वैल्यू फॉर नॉर्मल पर्सन इज राउंड अबाउट 120। एज मैटर करता है, एज पे भी डिपेंड करता है, हाइट वगैरह पे, बॉडी वेट वगैरह पे, इन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, लो वैल्यू ऑफ बीपी इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड हाई वैल्यू ऑफ बीपी इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग टर्बुलेंट फ्लो। डिवाइस जब आप इस हाथ पे बांधते हो, आप जब इसकी पंपिंग करते हो तो देखो आप वहां पर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ब्लड का फ्लो कम होता जाएगा, स्पीड कम होगा। फिर आप एयर रिलीज करते हो तो एयर बैग वापस खाली होता है तो फ्लो फिर से शुरू होता है और प्रेशर फिर से कम होने लगता है। तो इसलिए ये इनवर्स रिलेशन बिल्ड होता है। फर्दर मोर, जब आप कंप्लीट प्रेसिंग करके एयर रिलीज करो तो झटके से आजाद हुआ हुआ खून टर्बुलेंट फ्लो करता है। तो टर्बुलेंट फ्लो के एक स्पेशल आवाज के दौरान डॉक्टर जो वैल्यू स्केल से रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी बीपी की हाई वैल्यू होती है। अगर वो 120 के आसपास आ गया तो हम नॉर्मल है, हमारा बीपी नॉर्मल है। और अगर 120 से ज्यादा पे वो साउंड सुनाई दिया टर्बुलेंट फ्लो का तो हमारा बीपी हाई है, और 120 से कम पे सुनाई दिया तो बीपी लो है। और जब ये थोड़ी देर बाद टर्बुलेंट फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो बन जाए तो साउंड चेंज हो जाता है और डॉक्टर स्टेट लगाकर स्ट्रीमलाइन फ्लो का साउंड डिटेक्ट करता है। अगर स्ट्रीमलाइन का साउंड 80 के आसपास सुनाई दिया तो हमारा बीपी ठीक है, और अगर 80 से ज्यादा पे सुनाई दिया तो बीपी हाई है, और अगर 80 से कम पे सुनाई दिया तो बीपी लो है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर कह रहा हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत प्यार भरे कमेंट्स आप करते हो तो फिर जनाब ना हमें गर्मी का पता चलता है, ना थकन का पता चलता है, फिर अगली वीडियो रिकॉर्ड करने को मन करता है। आप एक कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एमडी के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक, किसी भी बुक का कोई भी एमसीक्यू आपको परेशान कर रहा है तो वीडियो के करंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो एमसीक्यू सही तरह लिख के मैं सेम टू सेम एमसीक्यू बोर्ड पे लिखकर उस पर 2 मिनट की वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा।